Good morning to all my online dear students. In the previous classes, we have seen how to calculate pH of different type of acidic solution. So in today's lecture, we are going to start calculation of pH for basic type of solution. Strong acidic solution की जो कैटेगरी थी बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन देखा था सबसे पहले, सेकंड नंबर पे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड देखा था, थर्ड नंबर पे स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ देखा था, फोर्थ पे हमने वीक एसिड देखा था, फिर हमने मिक्सचर ऑफ वीक एसिड देखा था और सबसे लास्ट में हमने कल की क्लास में पॉलीप्रोटिक एसिड को देखा था। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक सॉल्यूशन जब बनेगा तो अगर आपने एक बार एसिडिक के सारे अच्छे से लेक्चर कवर किए हैं, सब पढ़ा हुआ है आपका अच्छे से, तो बेसिक सॉल्यूशन में कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में जो आप H+ निकालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में बस केवल क्या हो जाएगा, वहां पे OH- हो जाएगा। तो हम लोग आज बेसिक सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में कितने तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और क्या क्या होता है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं केस नंबर सेकंड में बोल सकता हूं। अगर हम लोग बोले एसिडिक सॉल्यूशन हमारा पार्ट 1 था, बेसिक सॉल्यूशन पार्ट 2 होता है, और थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे जब एसिड और बेस दोनों को एक साथ डाल दिया जाएगा तो वहां पे रिएक्शंस होते हैं, फिर उसमें बहुत सारे केसेज हो सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट सेकंड बोल सकता हूं मैं इसे। पार्ट 1 हमारा एसिडिक सॉल्यूशन था, पार्ट सेकंड में हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन को, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो सेकंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन का मतलब ही क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन मतलब होगा बेस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब आप किसी बेस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो आपका बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन भी आप कौन सा बेस डाल रहे हैं और कितने नंबर ऑफ बेस डाल रहे हैं उसके बेसिस पे ये भी 5 तरीके का हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस को, जैसे उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड देखा था। सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस को, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में भी देखा था हमने। थर्ड नंबर पे हमने वहां पे वीक एसिड देखा था, यहाँ पे थर्ड पे हम लोग वीक बेस को देखेंगे। फोर्थ नंबर पे हम लोग मिक्सचर ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग बेस देखेंगे, जैसे वहां पे देखा था हमने। और सिमिलरली पांचवा, जैसे उसमें मिक्सचर ऑफ वीक एसिड था, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वीक बेस को देखा जाएगा। ठीक है, तो बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या होगा, जैसे वाटर है, सबसे पहले तो एक बेसिक आइडिया ले लें हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में। H2O है, वाटर जो है ये डिसोसिएट हो रहा है खुद किसके अंदर, H प्लस OH- के अंदर। ठीक है, और जो हमारा किसी बेस को डाला, सपोज करो बेस को जनरल नोटेशन मैंने क्या दे दिया, BOH, बेस का नोटेशन। तो जैसे ही बेस को हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो बेस खुद किस में डिसोसिएट होगा, B++ OH- के अंदर। ठीक है, तो बेटा H2O H+OH- में और बेस B+OH- में, और दोनों को हमने उठा के एक ही कंटेनर में डाला है। बेसिक सॉल्यूशन होने का मतलब किस में, एक ही कंटेनर में है ये। और जैसे ही एक कंटेनर में आएंगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे ये कॉमन आयन मिल गया हमें, क्या हम लोग बोल सकते हैं OH- यहाँ पे क्या है हमारे लिए, कॉमन आयन है। तो जैसे ही कॉमन आयन आ गया तो उसका खुद का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी शुरू किया तो उसका खुद का कंसेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉमन आयन कौन सा मिल जाएगा, जैसे ही किसी बेस को आप डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, आपका कॉमन आयन कौन सा मिल जाता है बेटा, OH- आयन क्या हो जाएगा, कॉमन आयन। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि आपका सोर्स ऑफ OH- क्या है, सोर्स ऑफ OH- क्या है, तो सोर्स ऑफ OH- यहाँ पे आपका वाटर तो है ही, पहले से ऑलरेडी था, प्लस आपका क्या हो जाएगा, बेस भी हो गया। ठीक है, अगर आप एसिडिक, अगर आपको ध्यान हो तो सब एसिडिक भी मैंने इसी तरीके से बताया था, सिमिलर उसी तरीके का मैं बेसिक सॉल्यूशन भी पढ़ाता हूं। तो आपने जैसा एसिडिक अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपको बेस में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सोर्स ऑफ H+ आयन अगर मैं पूछूं तो H+ तो केवल देने वाला सोर्स कौन सा है हमारे पास, वाटर। तो देखो बेटा OH- तो दो चीजों से आ रहा है और H+ केवल वाटर से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन ऑफ OH- जो होगा इट विल बी मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो OH- का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, H+ से ज्यादा हो जाएगा। और जब भी OH- का कंसंट्रेशन H+ से ज्यादा हो जाएगा, इस तरीके का सॉल्यूशन ही कैसा कहलाता है, बेसिक सॉल्यूशन हमारा कहलाता है। ठीक है,
अगर बात किया जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होने वाला है, जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा ये 10⁻⁷ से कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ से बढ़ जाएगा। लेकिन लेकिन क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसका मल्टीप्लीकेशन अभी भी आपका कितना रहेगा, 10⁻14 रहेगा, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वैल्यू हमें ध्यान रखने कितना होता है, 10⁻14 होता है, ठीक है। तो बेस डालने पे आइडिया ये है कि इस तरीके का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। अब बेस में भी आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं कि वीक बेस डाल रहे हैं, और कितने तरीके के बेस डाल रहे हैं, एक से ज्यादा डाल रहे हैं या एक बेस डाल रहे हैं, फर्दर ये 5 तरीके का क्लासिफिकेशन हो सकता है ना। कौन कौन से हम देखने वाले हैं इसके अंदर। पहला क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि केवल उसके अंदर क्या डाला जाए, स्ट्रॉन्ग बेस, एसबी मतलब स्ट्रॉन्ग बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन हो। सेकंड, इट में भी पॉसिबल कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हो, एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस को आपने डिसॉल्व किया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इसके अंदर वीक बेस को डिसॉल्व कर दे। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस भी डाला आपने और वीक बेस भी डाला, सेम एसिड में ऐसे भी पढ़ा था हमने ना। और फिफ्थ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप मिक्सचर ऑफ वीक बेस को ही डालें, ठीक है ना। तो इन 5 पॉसिबिलिटीज के ऊपर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एसिडिक में तो खूब डिटेल में किया था, यहाँ पे जस्ट हम लोग उसी चीज को रिवाइज करना है हमें, बस केवल क्या होगा, H प्लस की जगह पे अब OH माइनस हमें यहाँ पे निकालना रहेगा, ठीक है। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, तो एसिड में जैसे पढ़ा था बेटा, सिमिलर वे में हमारा बेस भी होता है। अगर एसिड का आइडिया है तो बेस में पूरा का पूरा मिरर इमेज है, मैं बार बार बोल रहा हूं वही चीज, तो वही चीज सेम होने वाली है यहाँ पे। तो देखो, अगर हम लोग फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, हम लोग इसका पहला क्लासिफिकेशन ले। पहला हम लोगों ने क्या ले लिया, किसका सॉल्यूशन ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस का। किसका सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस को हमने डिसॉल्व किया है, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आपको बताया है कौन कौन से हैं, जैसे NaOH, KOH है ना, COH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, और पूरा लिस्ट मैंने आपको पहले ही दूसरे लेक्चर में मैंने सबके लिस्ट लिखवाए थे। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, वीक बेस जो होते हैं जनरली अमोनिया और अमोनिया के सारे डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सेम वही है जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था, सिमिलर वे में ये भी है। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग बेस को डिसॉल्व किया तो कॉमन आयन इफेक्ट तो लग ही जाएगा, क्योंकि वाटर का OH माइनस है और स्ट्रॉन्ग बेस का OH माइनस, दोनों कॉमन आयन हो गए, और कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो H2 वाली रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड में। खैर ये फिर से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं अगर आपको ध्यान ना आ रहा हो तो, H प्लस प्लस OH माइनस, और इसके अंदर किसी स्ट्रॉन्ग बेस को डाला है। सपोज करो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा BOH है। स्ट्रॉन्ग बेस की खासियत क्या होती है, 100% डिसोसिएट होगा, तो ये इरिवर्सिबल एरो से दिखाएंगे कैसे, B प्लस प्लस OH माइनस। और आप देख सकते हैं ये आयन क्या हो चुका है, कॉमन, और अगर कॉमन आयन आ गया तो वो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट लगने पे होता क्या है, जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है वो किधर मूव होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो ऊपर वाली वाटर वाली रिएक्शन है ये किधर जाने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों बैकवर्ड में जा रही है, क्योंकि कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो लीच चैटेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन विल बी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप OH माइनस बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर मूव होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो अगर मेरा फिर से वही सेम सवाल अगर पूछूं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है ना, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो वाटर का है, अगर इसे मैं पूछूं कि अगर ये अकेला होता है ना, केवल OH माइनस H2O का केवल सिंगल अकेले होता, तो उस समय आपका OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना लेते आप, 10⁻⁷ मोलर। कितना लेते, 25 पे ही बात होती है ना, तो कितना लेते, 10⁻⁷ मोलर लेते। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो OH माइनस का कंसंट्रेशन अब 10⁻⁷ से भी कम हो जाएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर याद हो तो उसमें मैंने H प्लस को लेके समझाया था, यहाँ पे किसको समझना हमें, OH माइनस को लेके। तो 10⁻⁷ से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हमारा और कम हो जाएगा। तो सेम वही सवाल है आपका कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस है, सपोज करो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने NaOH को ले लिया, NaOH के मैंने कितने मोल डाल दिए, 10⁻⁻⁴। सेम केस होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, है ना, कुछ नया इसमें
नहीं है, सेम है, मैं फिर से लिख ही दे रहा हूं। पहला केस है चूंकि, तो 10 पावर माइनस 1 मोलर हमने डाला, 10 रेज टू माइनस 2 मोलर डाला। जब 10 रेज टू माइनस 1 मोलर आप स्ट्रॉन्ग बेस का डालोगे तो उस केस में ये वैल्यू 10 रेज टू माइनस 7 से भी कम है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड में जा चुका है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेजिबल हो जाएगी। मतलब वाटर जितना भी OH माइनस देगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे एसिड में हुआ था। तो 10 रेज टू माइनस 1 डाला, 10 रेज टू माइनस 2, 10 रेज टू माइनस 3, 10 रेज टू माइनस 4, 10 रेज टू माइनस 5 मोलर, 10 रेज टू माइनस 6 मोलर, 10 रेज टू माइनस 7 मोलर, 10 रेज टू माइनस 8 मोलर और 10 रेज टू माइनस 9 मोलर। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने आपको बताया था अप टू 10 रेज टू माइनस 6 यहां तक जो होता है ना, OH माइनस ड्यू टू वाटर क्या करना होता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। OH माइनस ड्यू टू वाटर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। उसमें एसिड में मैंने H प्लस ड्यू टू वाटर नेग्लेक्ट कराया था, और मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर हम 10 पावर माइनस 6 को कंसीडर भी कर लें अगर वाटर को, तो केवल 1% का एरर आ रहा था, 1% का एरर आ रहा था जिसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सेम वही केस है यहाँ पे, बस H प्लस की जगह पे यहाँ पे OH माइनस लिखेंगे, तो ड्यू टू वाटर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो जो भी OH माइनस आएगा वो किसकी वजह से लिया जाएगा, केवल और केवल बेस की वजह से। तो अप टू 10 रेज टू माइनस 6 तक जो भी आपका OH माइनस होता है ये केवल और केवल किसकी वजह से लिया जाएगा, बेस की वजह से लिया जाएगा। एसिड का इसमें वाटर का कोई भी रोल नहीं होगा। और आपको याद हो तो 10 रेज टू माइनस 7 से 10 रेज टू माइनस 8 में मैंने प्रूफ भी कराया था ये ना, 10 रेज टू देखो माइनस 6 पे हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो उसमें 1% का एरर आया था अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया था और एक बार कंसीडर किया था। और 10 रेज टू माइनस 7 के केस में भी मैंने कैलकुलेशन करवाया आपको, तो उस समय आप देखे थे 62% का एरर आ रहा था अगर हमने वाटर को नेग्लेक्ट किया था। H प्लस ड्यू टू वाटर नेग्लेक्ट करने पे 62% का एरर आता, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू है। इसीलिए 10 रेज टू माइनस 7 और 10 रेज टू माइनस 8 में हम लोग वाटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में जो भी आपका OH माइनस का सोर्स होगा वो कौन कौन सी चीजें होंगी, वाटर भी होगा प्लस बेस भी होगा। ठीक है, तो इस केस में बेटा वाटर को भी लेना है और बेस को भी लेना है। अप टू 10 रेज टू माइनस 6 तक केवल और केवल आपको बेस को लेना होता है, और अगर ज्यादा सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो उस केस में केवल और केवल वाटर का रोल आएगा, उस समय बेस को भी क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो 10 रेज टू माइनस 9 की बात करो तो इस केस में OH माइनस का जो सोर्स होगा ये केवल और केवल अब क्या हो जाएगा, हमारे लिए वाटर हो जाएगा। इस समय बेस को भी नेग्लेक्ट करना होता है। तो जो एसिड में किया था सेम टू सेम वही काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो क्या समझे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में जो भी OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा that will be due to the strong base up to 10 power minus 6 मोलर, और -7 -8 के केस में वाटर भी आएगा। और अगर सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, ज्यादा डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन की वैल्यू का कम होना। तो जैसे देखो 10 रेज टू माइनस 9 बहुत कम कंसंट्रेशन है, तो अगर आपने डायलूशन काफी ज्यादा कर दिया तो उस केस में बेस भी क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। तो हम लोग बस इसमें यही लिखेंगे, जैसे वहां पे हमने क्या लिखा था, ऑल द H प्लस आयंस विल बी प्रोड्यूस बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे ऑल द OH माइनस विल बी प्रोड्यूस बाय स्ट्रॉन्ग बेस अनलेस द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, क्योंकि अगर ज्यादा डाइल्यूट आप करेंगे तो वाटर को लेना पड़ सकता है और कभी हो सकता है कि बेस ही नेग्लेक्ट हो जाए। तो इसमें भी जस्ट वही चीज लिखेंगे हम लोग, है ना, कि इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ aqueous solution of strong base, in aqueous solution of strong base, all OH minus ion will be produced by strong base, will be produced by strong base। कंडीशन क्या रहेगी, unless the solution is very dilute, unless the solution is very dilute। क्योंकि अगर आपने सॉल्यूशन को ज्यादा ही डाइल्यूट कर दोगे तो ज्यादा डाइल्यूशन करने के बाद हमें वाटर को कंसीडर करना पड़ सकता है। और वेरी डाइल्यूट का मतलब हम लोग कितना लेते हैं, लेस देन 10 रेज टू माइनस 6 तक, है ना, 10 रेज टू माइनस 6 मोलर तक, है ना, आ रहा है वहां तक।
कट रहा है थोड़ा सा। तो देखो ये हम लोग कितना लेते हैं, लेस देन 10 वेरी डाइल्यूट का मतलब हम लोग कहां तक लेते हैं, वेरी डाइल्यूट मतलब लेस देन 10⁻⁻⁶, ठीक है ना, लेस देन 10⁻⁻⁶ मोलर तक, ठीक है। तो जो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में किए थे ना, सेम वही काम हम लोग यहां भी कर रहे हैं। तो ये आइडिया मैंने दे दिया था, वहां क्वेश्चन करवाया था मैंने, 10⁻⁻⁶ पे नेग्लेक्ट करने पे 1% का एरर आया था। यहाँ OH माइनस के लिए भी सेम वही कर सकते हो, x मान के क्वाड्रेटिक बनता है, फिर सॉल्व करेंगे। तो फिर से मैं नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। तो -7 और -8 के केस में एरर ज्यादा आता था, और -9 के केस में हम लोग बेस को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो चार्ट हम लोगों ने एसिड के लिए बनाया था प्रॉब्लम सॉल्व करके, वो बेस के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा हूँ वो चार्ट। -6 तक हमें, हमारे लिए लिमिटिंग केस -6, -7, -8 और -9 होता है ना। इन तीनों पे हमें समझना है अच्छे से। तो इन तीनों का जो चार्ट वहां पे हमने एसिड के लिए जो चार्ट बनाया था, सेम चार्ट में बेस के लिए भी यहाँ पे बना रहा हूं। जो एसिड के लिए हमने चार्ट देखा था ना, सिमिलर चार्ट हम लोग बेस के लिए भी बना सकते हैं। क्या रहेगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो हमें याद रखना है, जो ध्यान रखना है ना, वो वाला चार्ट उसमें भी बनाया था। यहाँ पे हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ बेस ले लिया, मान लो BOH, कंसंट्रेशन ऑफ बेस पहला कॉलम। सेकंड हमने ले लिया सोर्स ऑफ OH माइनस के सोर्स कौन कौन से होंगे। थर्ड हमने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा, ठीक है। उसके बाद हमने अगर OH माइनस निकाला तो फिर क्या निकालेंगे, POH, और POH के बाद हम लोगों ने क्या देखेंगे, pH, ठीक है, वहां तक विजिबल। तो आप pH, तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ BOH की बात करो तो हमारे पास जो लिमिटिंग केस है 10⁻⁶, 10⁻⁷, 10⁻⁻8 एंड 10⁻⁹, ये 4 लिमिटिंग केस थे। एसिड्स में भी बेस में भी सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो 10⁻⁶ में 6 तक है ना, 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁶ तक सोर्स ऑफ OH माइनस हमेशा क्या होता है, बेस होगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। 10⁻⁷ और -8 में बेस प्लस वाटर दोनों हो जाएंगे, बेस प्लस वाटर है ना, या बोलने को हम लोग बोल सकते हैं BOH प्लस H2O, दोनों सोर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे केवल BOH सोर्स है उसका। और 10⁻⁸ के केस में भी बेस प्लस वाटर दोनों सोर्स हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना, BOH प्लस वाटर। और 10⁻⁹ के केस में केवल और केवल कौन सा सोर्स रहेगा हमारे लिए, वाटर हो जाता है ना। 10⁻⁹ काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, और जब काफी डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो उस केस में बेस के द्वारा जो भी OH माइनस आएगा उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, केवल किसका लेना है, वाटर। तो और OH माइनस का कंसंट्रेशन हमने वहां कैलकुलेट भी किया था, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 10⁻⁻, अगर -6 है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 10⁻⁷ में 10⁻⁷ नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें वाटर का भी रोल आएगा, उसका भी OH माइनस x की वैल्यू कैलकुलेट करके हमने जोड़ी थी, है ना। तो वो वैल्यू अपनी कितनी आई थी, अगर याद हो तो, याद आपको ही रखना है बेटा, है ना, 1.62 इंटू 10⁻⁻7 आया था, याद है ये, 62% का एरर आ रहा था, है ना। तो 1.62 इंटू 10⁻⁻7 आता है। 10⁻⁸ में मैंने आपको बताया 1.05 इंटू 10⁻⁻7 आता है। और 10⁻⁹ में बेस को लेना ही नहीं है, तो केवल वाटर लोगे, तो वाटर का तो कितना हमेशा लेना है, 10⁻⁷, क्योंकि टेम्परेचर 25 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो POH की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो OH माइनस अगर 10⁻⁻6 है, तो POH क्या होगा, जो 10 के निगेटिव पावर में दिखता है OH माइनस का कंसंट्रेशन, वही क्या हो जाता है, POH हो जाएगा। तो POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 6, इसकी वैल्यू अगर याद हो तो 7 माइनस लॉग 1.62, तो ये कितना आता है, 6.79, है ना, 6.79, जो मैंने कहा था ध्यान रखिएगा। 1 पॉइंट इसको करोगे तो 7 माइनस लॉग 1.50, तो ये कितना आता था, 6.97, जस्ट इसका उल्टा करना है, 79 का उल्टा 97। अगर 6.98 भी बुक में लिखा है तो उतना गलत नहीं है ना, 0.01 तक चलता है। और 10⁻⁻7 का POH कितना आ जाएगा, 7। और क्वेश्चन में हमसे POH नहीं, हमसे क्या पूछता है, बेसिकली pH वैल्यू पूछेगा। तो pH कितना हो जाएगा, अगर POH 6 है तो हमें इतना तो पता ही है, pH प्लस POH मिलके कितने होते हैं, 14 होता है इनका सम। तो अगर आपको POH मिल जाएगा तो pH क्या करना है, 14 में से माइनस करना है। तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7.21 हो जाएगा, ठीक है ना, 7.21। यहाँ पे देखो 7.03, और यहाँ पे कितना, 7, ठीक है।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, जो हमने सेम चार्ट हमने एसिड में भी बनाया था, वही सिमिलर चार्ट हमने बेस के लिए भी बनाया है। तो ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, किस कंसंट्रेशन पे कौन सी वैल्यू आती है। याद रहेगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो इनमें तो मैंने बताया सॉल्व भी करवाया है मैंने एसिड के केस में, है ना, इसको सॉल्व करवाया था, दूसरा वाला मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, दूसरा वाला कहा था आप कर सकते हैं, एक मैंने -7 वाला सॉल्व करवाया था। तो आप इस तरीके से ये चार्ट को ध्यान रखोगे तो काफी आपके लिए इजी हो जाएगा चीजें। नहीं तो सॉल्व करने में आप देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था कितना बड़ा सा, है ना, कितना टाइम उसमें जाता है सॉल्व करने में। तो अब हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्ट्रॉन्ग बेस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। तो ये बस हम लोग टॉपिक को समझेंगे और एक एक न्यूमेरिकल, चूंकि ये फर्स्ट टॉपिक था तो थोड़ा मैंने डिटेलिंग किया है, आगे टॉपिक में फटाफट आपको करवा रहा हूं, है ना, क्योंकि एसिड में आइडिया लग गया है पहले से। मैंने आपको ये बस आइडिया दे दिया कि आपका पूरा का पूरा ये एसिड के तरह ही चलता है ना। जैसे क्वेश्चन है हमारा, न्यूमेरिकल दे रहा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट पीएच ऑफ फॉलोइंग। उसमें सबसे पहला हमें दे रहा है 10⁻² मोलर NaOH, सेकेंड दिया है हमें 5 × 10⁻⁻6 मोलर CaOH का ट्वाइस, ठीक है। बेस है तो बेस देगा, है ना, OH के टर्म में दे रहा हूं मैं, बेस है ना ये सब। थर्ड है हमारा 10⁻8 मोलर NaOH। तो बेटा इनके पीएच वैल्यू निकालने हैं। तो ये बेस है ना, तो बेस में डायरेक्ट पहले क्या निकलता है, बेस में पीएच डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले क्या निकलेगा, POH निकलेगा, और POH की हेल्प से हमें फिर पीएच निकालना पड़ता है। तो कैसे करोगे बताओ, पहला कैसे करोगे। एक आइडिया तो मैं पहले बता दूं कि मैंने बताया था जब भी आपको K दिया होगा तो वीक होगा, है ना, KA, और उसी तरीके से बेस में जब KB दिया होगा तो वो वीक होगा, तो उससे आइडिया ले लेना। अब इनमें कहीं मैंने KB की वैल्यू दी है क्या किसी की, नहीं, मतलब KB नहीं दिया मतलब ये सब कैसे हैं हमारे लिए, स्ट्रांग है ना, वीक कोई भी नहीं है। और स्ट्रांग की खास बात वही होती है जितना उसका कंसंट्रेशन होता है उतना ही OH माइनस होता है। NaOH कैसे टूटेगा, Na+ और OH माइनस में 100% डिसोसिएट होगा, तो NaOH अगर 10⁻² है तो OH माइनस भी कितना होगा, 10⁻²। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। अगर OH माइनस 10⁻² है बेटा तो POH कितना हो जाएगा, 10 के जो निगेटिव पावर देखेगा वो POH हो जाएगा, तो POH कितना, 2 हो जाएगा। और अगर आपका POH 2 है तो pH कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, क्योंकि pH और POH का सम हमेशा 14 लेना है, क्योंकि हमेशा हम लोग 25 पे काम करते हैं, ठीक है। चलो अगले का बताओ, अगला कैसे करोगे। तो अगला देखो, जैसे H2SO4 एक डाई बेसिक होता था ना, H2SO4 डाई बेसिक है क्योंकि वो 2H+ देता था। उसी तरीके से CaOH ट्वाइस में भी देखो ये कितने OH माइनस देने वाला है, 2 देने वाला है। अगर CaOH ट्वाइस की बात करो तो CaOH ट्वाइस में क्या बनने वाला है, Ca+2 2OH माइनस। ये हालांकि 2 स्टेप में टूटेगा, एक स्टेप में नहीं टूटता, है ना, 2 स्टेप में टूटेगा, लेकिन मैं दिखाने के लिए बस दिखा रहा हूं। अगर इसका कंसंट्रेशन आप C लोगे तो OH माइनस कितना होगा, 2C, उसका डबल बनेगा OH माइनस। तो यहाँ पे अगर OH माइनस के कंसंट्रेशन की बात की जाए तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 × 10⁻6 मोलर है, तो 10⁻6 से तो ज्यादा ही है, तो हमें H2O को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ये 2 देखो, 2 क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ये 2 OH माइनस देने वाला है। तो 2 × कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻6, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 10 × 10⁻6, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻5, ठीक है। और 10⁻6 तक हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो ज्यादा ही है। तो अगर OH माइनस 10⁻5 है तो POH कितना हो जाएगा, 5, और अगर POH 5 हो गया तो pH कितना हो जाएगा बेटा, 7 बोल रहा हूँ, 9, pH कितना हो जाएगा, 9, है ना, क्योंकि 9 5 कितना हो जाएगा, 14। बस इस तरीके से करना होता है, ठीक है। और ये वाला केस देखो, अब इसमें देखो, इसमें OH माइनस क्या 10⁻⁻8 डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं,
अब ये सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट हो चुका है, तो अभी जो मैंने चार्ट आपको दिया था -7 और -8 के केस में आप वाटर को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमें वाटर को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी डाइल्यूट है ना। तो ये वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है, तो इसलिए हमें वाटर कंसीडर, वाटर कैन नॉट नेग्लेक्ट है ना, ये लिख देते हैं वाटर कैन नॉट नेग्लेक्ट। तो आप इस केस में वाटर को आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे, और वाटर को नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो अभी मैंने 10 पावर -8 के लिए डायरेक्ट आपको बताया, ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है टेबल से, नहीं तो 10 पावर -8 के लिए OH माइनस कितना आएगा निकल के, 10 पावर -8 मोलर पे OH कितना आएगा, OH हमारा आ रहा था कितना 1.05 इंटू 10⁻⁻7 है ना। तो यहां से हमारा POH कितना आया था बेटा, इसके करेस्पॉन्डिंग POH वैल्यू 6.97 हो रही थी, POH वैल्यू कितनी आ रही थी 6.97, तो pH वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.03। तो देखो अगर आपको टेबल ध्यान है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको H2O से मांग के, जैसे मैंने करवाया था एसिडिक में H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14, वहां से आपको पहले x कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस x को कैलकुलेट करके आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। कैसे करेंगे, अगर करना पड़े तो वो आइडिया दे दूं। देखो H प्लस तो x ही रहेगा हमारे लिए, लेकिन अब OH माइनस कितना हो जाएगा x प्लस 10⁻⁸ हो जाएगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके बराबर होगा 10⁻14, है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एसिड के केस में, x इंटू एक्स प्लस 10⁻8 इज इक्वल टू 10 पावर -14, और यहां से हम लोग पहले किसको निकालेंगे x को, और जब उस x को निकाल के जोड़ोगे बेटा तो वैल्यू इतनी आती है, कितनी 1.05 इंटू 10 पावर -7, ठीक है ना। यहाँ से x निकल के, ध्यान है ये, तो ये सॉल्व करने से बचना है, तो टेबल को ध्यान रखो तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट केस, हमने फर्स्ट केस कर लिया स्ट्रॉन्ग बेस का। मैंने कहा ना हर टॉपिक में एक क्वेश्चन, और टॉपिक को समझते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक हमने सीख लिया था, सिमिलर पैरेलल क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं। चलो, तो ये हमारा पहला खत्म हो गया, कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस का। सेकेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। चलो, तो हम लोग अपना सेकेंड लेते हैं इसी के अंदर। पहला हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन, मतलब उसके अंदर हमने केवल किसको डाला था, स्ट्रॉन्ग बेस को। सेकंड हम लोग लेते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का याद करो क्या होता था। स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर में हमने यही कहा था, जो भी H+ आयंस आते हैं वो सब किससे आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं, अनलेस वन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर कोई बहुत डाइल्यूट हो जाता है तो उसके द्वारा H+ को नेग्लेक्ट ही करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो कोई रोल प्ले करने वाला नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर में क्या बोलोगे। और कॉमन आयन इफेक्ट की बात, H2O के ऊपर तो कॉमन आयन इफेक्ट अभी भी लगेगा, लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, एक डालने के बाद वो बैकवर्ड में भेज देता है, मिक्सचर में डालोगे तब तो OH माइनस वाटर का ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो जैसे वहां पे लिखे थे सिमिलर, ऐसे इसमें भी क्या बोलेंगे, है ना, इन मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस all OH minus ions are produced by, in mixture of strong base all OH minus ions are produced by strong bases, जितने भी strong base हैं, है ना, unless one of the given solution is very dilute, ठीक है बेटा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होगा उसमें सारे OH माइनस कहां से आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस से आते हैं, अनलेस वन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर कोई बहुत ज्यादा, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई एक सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होने का मतलब, अगर कोई एक सॉल्यूशन काफी ज्यादा अगर डाइल्यूट हो जाएगा तो उसके द्वारा OH माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे।
जैसे वहां पे फॉर्मूला H प्लस का क्या था, समेशन ऑफ एम आई बी आई अपॉन समेशन ऑफ वी आई, तो यहाँ पे डायरेक्ट वही फॉर्मूला यही है। ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ वी आई। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाया करेगा, ओ एच माइनस, सिमिलर एसिड में H प्लस का होता था, और अगर ओ एच माइनस मिल गया आपको एक बार तो आप H प्लस कैसे निकालोगे, H प्लस का फॉर्मूला होता है अपने पास के डब्ल्यू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। तो आप यहाँ से H प्लस को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बेसिकली पीएच का बनता है, पीओएच का नहीं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगा के हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। बेसिकली ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वाला फॉर्मूला है ना, जितने OH माइनस के सोर्स हैं उन सब का कंसंट्रेशन ऊपर और नीचे टोटल वॉल्यूम। तो एक सवाल इसके ऊपर भी कर लेते हैं हम लोग, तो एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी है ना, क्योंकि इसको भी समझ लेते हैं एक प्रॉब्लम के थ्रू कि क्या होता है। तो हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन obtain by mixing, क्या क्या मिक्स करा रहा है हमसे, obtain by mixing 200 ml ऑफ 10 पावर माइनस 2 मोलर NaOH, पहली चीज, ठीक है, कॉमा 800 ml ऑफ 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोलर CaOH ट्वाइस, ठीक है, एंड 4 लीटर ऑफ वाटर, एंड 4 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, 4 लीटर ऑफ वाटर डाल दिया तो वाटर का OH माइनस कुछ लेंगे क्या हम लोग, वाटर का OH माइनस हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर का OH माइनस हमेशा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस में नेग्लेक्ट ही हो जाता है, वो 10 पावर माइनस 7 से बहुत कम हो जाएगा, है ना, और इतना कम हो जाएगा तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यूज। तो ये कैसे करोगे बेटा इसमें, तो देखो NaOH दिया है तो हमें तो पहचानने आना चाहिए ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस ही है, क्योंकि Kb कुछ दिया नहीं है। ये क्या है हमारे लिए, ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और 4 लीटर वाटर को मैंने ऐड किया, मतलब मैंने साथ में डाइल्यूशन वाला तरीका भी लगा दिया है इसके अंदर। तो बस कुछ नहीं करना है, देखो ये क्या हो गया V1, ये क्या हो गया हमारे लिए एमोन V1, ये क्या हो गया हमारे लिए V2, ये क्या हो गया M2। पर ध्यान रखना ये डायरेक्ट M2 की जगह पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि CaOH ट्वाइस दो OH देने वाला है ना, तो इसका डबल करना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, तो फॉर्मूला डाल देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का फॉर्मूला लगा दो, क्या लगाओगे फॉर्मूला M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 जो भी है आगे तक का, क्योंकि हमारे पास तो दो ही एसिड दो ही बेस को मिक्स करा है तो दो ही तक लगाते हैं, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 है ना, और प्लस V3 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि देखो वाटर जब ऐड किया है आपने तो वॉल्यूम तो बढ़ाएगा ना, ये 4 लीटर ऑफ वाटर भले ही OH माइनस आयन देने का रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये 4 लीटर वाटर OH माइनस आयन देने का रोल प्ले नहीं करेगा, लेकिन वाटर के वॉल्यूम को तो बढ़ाएगा, इसीलिए नीचे मैंने V3 भी किया है। तो बस यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, M1 की जगह पे कितना रखोगे बेटा 10⁻⁻² इंटू V1 की जगह पे कितना, देखो 10⁻⁻², क्योंकि NaOH केवल एक OH माइनस देगा, V1 की जगह पे कितना 200 प्लस M2 की जगह पे कितना रखोगे बेटा 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, ठीक है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये OH कितने देने वाला है, दो OH माइनस देने वाला है, ये है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ये 2 OH माइनस देगा तो इसको इसकी मोलरिटी को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये भूलना मत है ना, पिछले एसिड में भी मैंने H2SO4 को लेके समझाया था, वो भी डाई बेसिक होता था। तो ये 2 देगा इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये और इंटू वॉल्यूम कितना है इसका 800 ml, तो 800 लिख लो, डिवाइडेड बाई नीचे टोटल वॉल्यूम लिखना है, तो टोटल वॉल्यूम कैसे लिखोगे, पहला वॉल्यूम 200, दूसरा वॉल्यूम 800, और वाटर का 4 लीटर हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो एडिटिव प्रॉपर्टी है ना। तो 200 प्लस 800 प्लस 4 लीटर को भी ml में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सब मैंने ml लिया है ना, तो 4 लीटर को ml में करोगे तो कितना हो जाएगा 4000 ml हो जाएगा। तो आप इसको बस कैलकुलेट कर लो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 10⁻⁻² इंटू 200 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये देखो जरा सा ये कितना हो रहा है 5 टू जा कितना 10, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 तो 10 पावर माइनस 2, और 800 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8,
तो ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 2, तो 8 और 2 कितने हो गए 10। अगर आपने किसी ने सोचा कि सर वाटर को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, कर लो बेटा, करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जोड़ोगे इतनी नेग्लिजिबल क्वांटिटी होगी वाटर की, इतनी छोटी वैल्यू, 10⁻⁷ आएगा। कितना आएगा 4 लीटर को 4000 इंटू 10⁻⁷, इतना नेग्लिजिबल क्वांटिटी आती है, उससे भी छोटी वैल्यू कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है वन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर कोई सॉल्यूशन भी डाला होता जो काफी डाइल्यूट होता तो उसे भी हम लोग नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। तो 8 2 ऊपर कितना आ गया 10, नीचे 200 और 800 कितना 1000, और 4000 मिलके कितना हो जाएगा आपका 5000। तो इसे सिंप्लीफाई करो तो ये कटेगा 1/5। इसे हम लोग क्या 2 इंटू 2 इंटू कितना लिख सकते हैं 10 देखो 1, इसको हम लोग अगर 10/5 ले लें तो ये 10⁻³ चला जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ तो अगर OH माइनस उतना है तो बेटा POH कितना हो जाएगा, तो POH उसी पे लॉग लगा देना है, किसके ऊपर माइनस लॉग ऑफ किसका 2 इंटू 10⁻³ और इसका मैंने तरीका सीधा बताया है, जो न्यूमेरिकल डिजिट दिखता है 10 के निगेटिव में उसको आगे ले लेते हैं, 10 के पावर -3 है तो 3 को आगे ले लो और जो न्यूमेरिक है उसके ऊपर लॉग लगा दो, तो 3 माइनस log 2, तो log 2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितना 0.30, तो 3 में से 0.30 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2.7। तो हमसे तो pH पूछा है, ये pOH कितना आया 2.7, तो pH कितना आ जाएगा, pH के लिए 14 माइनस 2.7 कर देंगे और 14 में से 2.7 जाएगा तो अभी तक कितना आ जाएगा आपका 11.3 आ जाएगा ना, 11.3, तो 11.3 विल बी द आंसर। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11.3 में 7 जोड़ो तो 12 और 2 14, तो ये हमारा आंसर। तो स्ट्रॉन्ग बेस का भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मिक्सचर रहेगा, उसमें आपको फाइनल OH माइनस निकालना है और बस उसके ऊपर कैलकुलेशन लगाना है, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो ये हमारा केस नंबर 2 भी खत्म होता है। ठीक है ना, चूंकि एसिड में हम लोग काफी डिटेल में किए हैं, बेस में हम फटाफट खत्म करते जाएंगे टॉपिक्स। तो ये हमारा 2nd केस भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। चलो, तो नाउ वी आर मूविंग टू आवर 3rd केस। 3rd केस की बात करो तो 3rd केस कौन सा था अपना बेटा, 3rd केस में हम लोग वीक एसिड को लिए थे वहां पे, तो यहाँ पे 3rd केस में किसको लिया जाएगा वीक बेस को लिया जाएगा। तो केस 3rd की बात करें अगर इसके अंदर, तो हम लोग किसका सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं वीक बेस का। 3rd केस में किससे लिया जा रहा है वीक बेस का। और वीक बेस की खास बात, जैसे वहां पे वीक एसिड की खास बात क्या होती थी, वीक एसिड की खास बात ये थी कि हमें उसका K गिवन होता था और C भी गिवन होता था। जब वीक आएगा तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी गिवन था, K भी दिया था और C भी, और अल्फा क्या होता था अननोन होता था। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, है ना, इसीलिए अल्फा की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। लेकिन वीक एसिड के या वीक बेस के केस में हमें जरूरत पड़ेगी। तो वीक एसिड में हमारा K और C होता था, फिर हम क्या करते थे K/C का रेशियो निकालते थे और उसके हिसाब से अल्फा को पता करते थे। 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। तो सेम काम यहां भी करना है, बस Ka की जगह पे क्या हो जाएगा वीक बेस के केस में Kb हो जाया करेगा। ठीक है, तो वीक बेस में हमें क्या क्या रहेगा, वीक बेस के केस में हमें Kb एंड C, देखो वीक एसिड के केस में K होता था, वीक बेस के केस में क्या हो जाएगा Kb एंड C कंसंट्रेशन, ये दोनों चीजें हमें क्या रहेंगी बेटा नोन होंगी। ठीक है, और अल्फा हमारे लिए क्या होगा अननोन होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में केवल मुझे कंसंट्रेशन देने की जरूरत थी, लेकिन वीक बेस के केस में सिमिलर पैरेलल है उसके, अगर वो आपने ढंग से समझाए तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे Kb और C नोन होगा, अल्फा क्या होगा हमारे लिए अननोन। हमारा काम क्या रहेगा अल्फा कैलकुलेट करना, क्योंकि एक बार अल्फा मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो देखो कैसे करते हैं इसके लिए, तो एक बार हम लोग रिएक्शन लिख ही लेते हैं, है ना, बार बार इसे लिखेंगे नहीं, एक बार तोड़ के मैं दिखा देता हूं। कोई बेस अगर BOH है तो किस में डिसोसिएट होगा आपका B प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होगा। वही स्टेप लगाना है, C मानोगे स्टार्टिंग में तो ये दोनों कुछ नहीं रहेंगे, बाद में C माइनस C अल्फा, तो ये भी कितना C अल्फा और OH माइनस भी कितना हो जाएगा C अल्फा। तो यहां से वही डायलूशन वाला फॉर्मूला अगर हम लोग चलें, तो कोई अगर पूछ ले मुझसे, इसका सपोज करो Kb लिखा होता, तो मुझसे कोई पूछे Kb का फॉर्मूला क्या होगा, तो ओस्टोवाल डायलूशन लॉ के हिसाब से Kb का फॉर्मूला बताओ क्या लिखोगे, Kb इज इक्वल टू
कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ BOH। ठीक है, तो हमारा Kb का फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BOH, और इनकी वैल्यूज को डाल दो। B प्लस की जगह पे कितना रखोगे बेटा, C अल्फा, इंटू OH माइनस की जगह पे भी कितना रखोगे, C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। तो यहां से देखो वही सेम फॉर्मूला आता है Kb का, क्या आ जाएगा यहाँ पे, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि एक C तो कैंसिल आउट होगा ना, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सेम फॉर्मूला आता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये हमारा Kb का फॉर्मूला आता है। तो जो वहां पे फॉर्मूला था वहां पे बस Kb की जगह पे क्या था, Ka था, है ना, Ka था, यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, वहां पे Kb हो जाएगा, Ka की जगह पे Kb हो जाएगा। तो हमारा काम तो क्या है, हमारा काम है अल्फा को कैलकुलेट करना। हमारा काम क्या है, अल्फा कैलकुलेट करना, क्योंकि देखो अगर मुझे अल्फा मिल जाए, अगर एक बार अल्फा मिल जाए तो मुझे यहां से दिख ही रहा है ना, देखो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस किसके बराबर है, C अल्फा के, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस किसके बराबर है, C इंटू अल्फा। तो अगर मुझे एक बार अल्फा मिल जाए तो कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, दोनों से मल्टीप्लाई करते OH माइनस मिलेगा, फिर POH मिलेगा, फिर मैं pH निकाल सकता हूं। तो हमारा सवाल वही है कि हम अल्फा को कैसे निकालेंगे। तो सेम वही तरीका है जैसे वहां पे हमारे एजम्पशंस क्या था, अगर अल्फा की वैल्यू, इफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 5%, अगर अल्फा हमारा 5% से छोटा या 5% के बराबर हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट 1 ले लेते हैं। तो 1 लेते ही हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, सिंपल सा, Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और यहां से आप देख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या आता था, अंडर रूट में Kb बाई C, है ना। तो इसमें दिक्कत यह है कि आप अल्फा कैलकुलेट करो, अगर वो 5% से बड़ा होता था तो क्वाड्रेटिक लगाते थे। तो मैं यहाँ पे फिर वही अपना अप्रोच बताऊंगा जो मैंने आपको सिखाया है। आपको अल्फा पता करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, Kb बाई C का रेशियो। वहां पे क्या होता था, K बाई C होता था। देखो इस अल्फा को कैलकुलेट करना है, इस अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, Kb बाई C को कैलकुलेट करो, इसे क्या करो, कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट करने पे दो पॉसिबिलिटी वहां भी मैंने बताई थी, यहां भी सेम वही बता रहा हूं। यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, देखो हमें पाना क्या है, अल्फा। अल्फा पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Kb हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, Kb और C दोनों नोन होते हैं, नोन होने का मतलब होता है जनरली ये गिवन रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें गिवन होगी, तो मैं सबसे पहले Kb बाई C के रेशियो को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। इसे क्या किया जाएगा, कैलकुलेट। और Kb बाई C कैलकुलेट करने के बाद इसमें दो चीजें हो सकती हैं, क्या हो सकता है, या तो Kb बाई C की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 हो जाए, सेम एसिड में ऐसे ही बताया मैंने, है ना। तो अगर कैलकुलेट किया Kb बाई C की वैल्यू 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 से छोटी हो जाती है, तो उस केस में बेटा आपका अल्फा जो होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। और इस केस में हम लोग डायरेक्ट अल्फा जो है 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग अल्फा इज इक्वल टू क्या लगा देते हैं, अंडर रूट में Kb बाई C, ठीक है ना। देखो आप Kb बाई C कैलकुलेट किए, वो 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 से छोटा या उसके बराबर आया, तो यहाँ पे उस वैल्यू को रखो, तो ये 5% या 5% से कम ही आएगा ना, 25 का रूट 5, 10 पावर माइनस 4 का रूट 10 पावर माइनस 2, मतलब 0.05%, इसका मतलब वो कितना हो गया, 5 ही आया ना हमारे पास। तो अगर 0.05 वैल्यू मतलब 5%, तो ये अल्फा हमारा अंडर रूट में Kb बाई C से निकलेगा। और एक बार अगर हमें अल्फा मिल गया तो अल्फा मिलते ही हमें OH माइनस मिल जाएगा। OH माइनस कैसे मिलेगा, C इंटू अल्फा से, अल्फा की जगह पे अंडर रूट में Kb बाई C डाल दो, तो C इंटू अंडर रूट में Kb बाई C। तो हमारे लिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा, यहां से अंडर रूट से C कटेगा यहां से, तो क्या बचेगा, अंडर रूट में Kb इंटू C, Kb इंटू C, यहां तक विजिबल है ना, अंडर रूट में Kb इंटू C, ठीक है। तो ये हमारा OH माइनस का देखो आपको क्या फॉर्मूला आता है, OH माइनस का फॉर्मूला अंडर रूट में Kb इंटू C मिल जाएगा, Kb इंटू C, ठीक है। जैसे वहां पे H प्लस मिल रहा था, H प्लस का क्या आता था, अंडर रूट में K इंटू C, और यहाँ पे OH माइनस का वही फॉर्मूला है, सेम है, पैरेलल है बिल्कुल, कोई चेंज नहीं होता, K की जगह पे बस केवल
Kb आ चुका है, बाकी कोई बदलाव इनमें नहीं है। तो ये हमारा OH माइनस आ गया। और एक बार बेटा OH माइनस मिल गया तो H प्लस कैसे निकालते थे हम लोग? H प्लस के लिए क्या करना है? Kw अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। और Kw मैंने बताया टेम्परेचर अगर नहीं दिया है तो हमेशा 10⁻14 लेना है। तो 10⁻14 अपन OH माइनस की जगह पे डाल दो अंडर रूट में Kb इंटू सी, तो आप यहां से H प्लस मिल जाएगा। और एक बार H प्लस मिल गया तो PS तो कैलकुलेट कर ही लेंगे ना हम लोग, ठीक है। क्या होता अगर इसका कैलकुलेशन Kb बाई सी की जो वैल्यू है ना, ये बड़ी आ जाती किससे? 25 इंटू 10⁻⁻4 से, है ना। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। अल्फा निकालने के लिए Kb बाई सी कैलकुलेट किया, अगर कैलकुलेशन इससे छोटा आता है तो ये अप्रोच जो वीक एसिड में किया था वही सेम अप्रोच है। अगर Kb बाई सी की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻4 से बड़ी आ जाएगी तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में हम लोगों को कोई इनमें से नेग्लेक्शन वाला काम आने वाला नहीं है, तब हमको मजबूरी हम लोगों को किससे जाना पड़ेगा? उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मतलब अब हमें यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? Kb इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अब आप अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये वैल्यू बड़ी आ गई तो आपको फिर Kb इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, Kb बाई सी आप कैलकुलेट किए ही रहेंगे। तो Kb बाई सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से अल्फा को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक से, और एक बार जब अल्फा कैलकुलेट हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस किसके बराबर? C इंटू अल्फा के, ठीक है। और एक बार OH माइनस मिल गया तो H प्लस तो निकाल ही लोगे ना। H प्लस क्या होता है? 10⁻⁻14 अपॉन C अल्फा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है किसका? वीक बेस का, कि वीक बेस के कॉन्सेप्ट में यही करना है जो हम लोग सेम टू सेम स्ट्रॉन्ग एसिड में, सॉरी वीक एसिड में जो किए थे, सेम वही अप्रोच यहाँ भी हमें लगाना है। ये बार बार हमें तोड़ के लिखना नहीं है, हमें ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और वीक बेस की खासियत कैसे रहेगी पहचानोगे? उसमें Kb और C दो चीजें गिवन होगी। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपने लिख लिया होगा। चलो तो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इनके ऊपर। जैसे देखो हमारा अगर याद हो स्ट्रॉन्ग एसिड का केस याद हो बेटा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूं, वीक एसिड का केस याद हो तो वीक एसिड में सबसे अच्छा वीक एसिड मैंने बताया था एसिटिक एसिड, खूब जेई में क्वेश्चन आए एसिटिक एसिड के ऊपर। दूसरा फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से वीक बेस में आओगे तो सबसे ज्यादा NH4OH के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है। रीजन क्या है? जितना एसिटिक एसिड का K होता है उसी के आसपास NH4OH का Kb की वैल्यू होती है। तो हम लोग इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब जैसे हमसे बोला है कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन। कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर NH4। देखो एसिड में मैंने खूब डिटेल में कई करवाए, 0.1 पे 0.01 पे, वो सब यहां भी करवा सकते हैं, पर कोई मीनिंगलेस है वो सब चीजें, है ना। अगर आपने एक सीख लिया है तो सेम टू सेम पैरेलल उसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसे कैसे करोगे? कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में देखो NH4OH अगर मैंने दिया और ब्रैकेट में इसका Kb मैंने दे दिया 10⁻⁵। Kb देना जरूरी है, क्यों? क्योंकि Kb तो एक कांस्टेंट है जो कि क्या है? अननोन है हमारा। तो वीक एसिड में तो खूब क्वेश्चंस मैंने कराए थे। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक ये करवाता हूँ और एक और प्रॉब्लम मैं आपको ले लेता हूँ इसके जस्ट बाद। तो हमारा सेम टू सेम वही पैरेलल क्वेश्चंस होंगे, कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस नहीं है उसमें। मैंने आपको बस यहाँ पे 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड में मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे याद हो तो, 0.1 मोलर पे भी और 0.01 मोलर पे भी। तो उसी तरीके का एक यहाँ पे भी मैंने प्रॉब्लम दिया है बस आपको। कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन, Kb की वैल्यू 10⁻⁵ है। तो क्या करना होगा इसमें बताओ, कैसे करोगे? तो अगर हमें ये कैसे पता चलेगा ये वीक बेस है? तो बेटा अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव हमेशा वीक बेस होते हैं, है ना, ये याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें वीक बेस है? तो उसके लिए आइडिया यही है कि Kb की वैल्यू अगर गिवन है तो जाहिर सी बात है ये कैसा बेस हो गया? वीक बेस। तो देखो कैटेगरी में क्वेश्चंस चल रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, पर एग्जाम में आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी का है ये।
तो चूंकि Kb गिवन है तो ये कैसा हो जाएगा, वीक बेस। और वीक बेस का अप्रोच क्या है करने का, सबसे पहले Kb/c को कैलकुलेट करो और इन दोनों कंडीशंस को देखो और इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से आप अप्रोच को अप्लाई करो। तो सबसे पहले मैं बेटा क्या करूं, यहाँ पे Kb/c को कैलकुलेट करता हूं। Kb की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻⁵, c की वैल्यू कितना 0.1, 0.1 मतलब कितना होता है 1/10, तो 10 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴, और 10⁻⁴ हमें दिख रहा है कि ये तो 25 × 10⁻⁴ से तो छोटा है, क्यों, इस वैल्यू से तो ये छोटा ही आ गया। अगर ये वैल्यू से छोटा आ गया तो जाहिर सी बात है हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो हमारे लिए सीधे अल्फा इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, √में Kb/c। अगर ये मान लो सपोज करो ये बड़ी वैल्यू आ जाती है ना, 10⁻² अगर आ जाता तो बड़ी वैल्यू आ जाती, तो उस केस में आपको क्वाड्रेटिक से अल्फा निकालना पड़ता। लेकिन अगर ये छोटा होता है तो डायरेक्ट हमें पता है 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा नेग्लेक्ट होगा, और ऑस्टवाल्ड डायलूशन लॉ से अभी मैंने दिखाया, मिट गया यहाँ पे, कि अल्फा इज इक्वल टू √में Kb/c अप्लाई कर देंगे। और एक बार अल्फा मिल गया तो आंसर तो निकल ही जाएगा। अल्फा कैसे निकालोगे बोलो, √में Kb की वैल्यू √में Kb/c ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, देखो यहाँ पे है ना, कितना 10⁻⁴, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻², और 10⁻² को अगर परसेंट में पूछेगा तो कितना है ये, केवल 1%, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और परसेंटेज दिया होता है तो 100 से डिवाइड करना होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1%, तो 5% से तो कमी है ना, तो नेग्लेक्शन हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो अल्फा की वैल्यू एक बार मिल गई, तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ OH- का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, C अल्फा। देखो मैं डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला कभी भी रटा हुआ याद नहीं करवाता हूं, मैं अप्रोच से ही क्वेश्चन लेके जाता हूं, आपको ये फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, ऑब्जेक्टिव में हमसे फॉर्मूला पूछ ले तो अलग बात है, नहीं तो आपको बुक्स में देखोगे या है ना, नॉर्मली टीचर्स डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला Kb की वैल्यू दिया है, C की वैल्यू दिया है, ये फॉर्मूला लगाओ आंसर मिलेगा। तो मैं आपको अप्रोच के हिसाब से करवा रहा हूँ क्वेश्चंस को, ताकि आप कुछ रटने मत बैठो, है ना, समझ के करोगे तो चीजें आसान लगेंगी। तो OH- का C × अल्फा लगा दोगे, तो बताओ C × अल्फा, देखो फॉर्मूला अपने आप डेराइव हो जाता है ना, C अल्फा की जगह पे ये रखोगे तो ये आ जाता, पर हम लोग अप्रोच से चलते। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1 मोलर, इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली हमने 10⁻², तो 10⁻² को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ आएगा। और अगर ध्यान से OH माइनस कितना 10⁻³ तो POH कितना होगा बेटा, POH हो जाएगा 3, जो 10 के नेगेटिव पावर होता है वही क्या होता है POH, तो POH हो जाएगा हमारा 3, और अगर POH 3 हो गया तो बेटा pH कितना हो जाएगा, हमें तो pH पूछा है ना, तो pH कितना हो जाएगा 11। ठीक है, क्योंकि pH और POH का सम 14 के बराबर होता है, तो हमारा pH कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, तो ये 3 तो pH कितना 11। चलो एक और न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना, एक और न्यूमेरिकल लगा लेते हैं बस, तो हमारा 3 केस आज हो जाएगा। 3 केस हमने कर लिए, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। केवल 2 ही बचता है, वीक बेस को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दो और मिक्सचर ऑफ वीक बेस को। तो जो सेम एसिड में होता था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ मिलाए तो H+ स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, तो वीक बेस को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाओगे तो H+ स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा। 4 कंडीशंस मैंने लिखाए थे, वही 4 यहां भी होते हैं सेम टू सेम, और मिक्सचर वाला भी फॉर्मूला मैंने निकलवाया था। एक और न्यूमेरिकल बस लगाएंगे इसके ऊपर हम लोग, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 53 मिनट हो चुका है। एक और न्यूमेरिकल बस करते हैं, फिर ये 3 केस हमारे हो जाएंगे, कल 2 केस और बचे रहेंगे, और फिर हम लोग एसिड बेस एक साथ डिजोल्व करेंगे तो क्या क्या हो सकता है उनको स्टार्ट करेंगे। तो एक और न्यूमेरिकल इसके ऊपर करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन हमें दे रहा है हाउ मच NH4OH, या मिथाइलेमीन दे देता हूं मैं, इस बार चेंज करता हूं थोड़ा आपसे क्वेश्चन, हाउ मच CH3NH2 should be dissolved in 5 liter of water. How much CH3NH2 should be dissolved in 5 liter of water to obtain a solution having concentration, having moles of H+ ion, having moles of
H plus ion इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻11। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। हाउ मच CH3NH2 शुड बी डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ वाटर टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन हैविंग मोल्स ऑफ H plus ion इक्वल टू 5 इंटू 10⁻11। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन टूडेज क्लास। आज मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो आपका ये लेक्चर टाइम बढ़ जाएगा। एक डेटा और गिवन रहेगा CH3OH का, है ना, KB फॉर CH3NH2 इज, अच्छा पहले तो मैं डेटा देने से पहले पूछ, CH3NH2 NH4OH से अच्छा बेस होगा कि खराब होगा, है ना? तो ये बेस है कि नहीं है, पहले तो ये पता करो। तो CH3NH2 एक बेस है कि नहीं है? ये बेस होगा। जो भी अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं सब कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। तो ये भी एक बेस है, मिथाइलेमिन, है ना? तो इस बेस के ऊपर बात करो तो अब ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट लगेगा, CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लस वाले क्या करते हैं? बेसिसिटी बढ़ाते हैं। तो इसका जो Kb का वैल्यू होगा वो NH4OH से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो Kb फॉर CH3NH2 जो है वो 10⁻⁴ है। ये देखो -5 था, इसकी वैल्यू कितनी दे दी मैंने? 10⁻⁴ दे दिया। और एक और डाउट अगर किसी को होगा, सर ये बेस की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये तो OH- कहीं दे नहीं रहा, तो उसे भी समझा देता हूं। देखो, जब हम लोग, है ना, किसी भी अमोनिया के डेरिवेटिव को वाटर के साथ मिक्स करोगे, ये बेटा लुईस बेस है। लुईस बेस और ये सब थियरी मैंने पढ़ाई है, ये एक तरीके का लुईस बेस है। तो लुईस बेस क्या करता है? वाटर से H+ को ले लेता है। वाटर से क्या करेगा? H+ ले लेगा, और जैसे ही H+ लेगा तो देखो क्या बन जाएगा? CH3NH3 प्लस ना, अपना लोन पेयर H+ को दे दिया है, NH3 प्लस वाटर का क्या छूटा? OH- आयन। तो देखो आप OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया ना वाटर के अंदर। ये डालते ही OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये बेसिक, अगर किसी को डाउट होगा कि सर ये बेस कैसे है, तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि ये लुईस बेस होता है, इस तरीके से काम करता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको इसका, देखो ये कैसे पता चलेगा वीक है? तो क्या Kb की वैल्यू गिवन है? Kb अगर गिवन है तो जाहिर सी बात है ये कैसा बेस हो गया? वीक बेस हो गया। Kb गिवन है तो आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करिए। मैंने आपको अमाउंट वाले क्वेश्चन काफी कराए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे ले लूंगा सॉल्यूशन कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है 1 आवर से ज्यादा हो जाएगा सॉल्व करने चले तो हम। तो ये वीक बेस है आपका, और क्वेश्चन को आप समझ सकते हो आसानी से। हाउ मच मतलब इसका अमाउंट निकालना है। हिंट में दे देता हूं, अमाउंट का तरीका क्या होता है? C इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम। याद हो तो ये मैंने बताया था अमाउंट के लिए। C मतलब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होते ही मोल मिलेगा, और मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते ही मास मिलेगा। तो आप यहां से वेट निकालना है, तो उसके लिए मुझे वॉल्यूम तो पता है 5 लीटर, मोलर मास इसका हम निकाल ही सकते हैं जोड़ के, 31 आ जाएगा, और आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, यही अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और इसका कंसंट्रेशन पता करना ही आपका टास्क है इस क्वेश्चन को लेते हुए। तो उसके लिए भी मैंने काफी अच्छा आइडिया दे दिया है। Kb पता है आपको, H+ मैंने दिया है, तो H+ से पहले क्या निकालोगे? H+ का कंसंट्रेशन, वो क्या होगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻11 हो जाएगा, तो OH- का कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ हो जाएगा। और फिर आप अपने एक्सप्रेशन से चले जाना, Kb का जो एक्सप्रेशन होता है, और वहां से कंसंट्रेशन को हम लोग पता कर सकते हैं। तो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं, ठीक है? बाकी 2 केसेज जो हैं उनको आप एक बार स्ट्रॉन्ग वाला पढ़ लो। क्या देखना हमें? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक बेस, और मिक्सचर ऑफ वीक बेस। ये 2 केसेज और बचे हैं, सिमिलर पैरेलल उसी के हैं जो हमने एसिड के लिए पढ़े थे, ठीक है? तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। बाकी आप इसको प्रैक्टिस कर लो, लगा लो एक बार, लगे तो लगे, नहीं तो कल की क्लास में मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू सो मच।